सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। जी हाँ, स्टडी 11 नेवर गिव अप आवर स्लोगन। और मैं हाजिर हूँ आपके साथ आज फिर से। आज का टॉपिक MCQs बेस्ड ऑन हाइड्रोस्टैटिक्स, प्रेशर, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, थ्रस्ट, पास्कल्स लॉ, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, हाइग्रोमीटर। आइए शेयर करते हैं आपके लिए पहला क्वेश्चन। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डायरेक्टली। डायरेक्टली लिक्विड के डेंसिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, यानी आपको ये कह दें कि लिक्विड की डेंसिटी को मेज़र करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। तो आपके लिए ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, ओनली 1 और 3। टाइम दिया था आपको। जी हाँ, तो आंसर है इसका कि हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर इज़ द आंसर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर के बारे में कुछ और बातें। तो आइए कि हाइड्रोमीटर जो वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ फ्लोटेशन पर हाइड्रोमीटर यूज़ अपना वर्क करता है। साथ ही मैनोमीटर के बारे में यह है कि मैनोमीटर प्रेशर को नापने के लिए है, और हाइग्रोमीटर जो है दैट इज़ द वाटर वेपर को नापने के लिए है, अमाउंट एयर, सॉयल और कन्फाइंड प्लेस में। तो ये इसका यहाँ पर है। तो ये सारी बातें जो हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं कि लॉज ऑफ फ्लोटेशन क्या है। लॉज ऑफ फ्लोटेशन के बारे में इतना जान लें कि वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी जो है वो बराबर होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यानी कि जितना कोई बॉडी, तैरती हुई बॉडी जो है उसका वेट बराबर हो जाता है जितना पानी वो हटाता है कि वहाँ से, जिस पानी में रखा जाता है, तो वो उतना पानी का वेट दोनों का बराबर हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी तरह से हम ये भी आते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है फ्लोटिंग बॉडी का, और सेंटर ऑफ बॉयंसी, यानी कि ये दोनों जो है वर्टिकल लाइन में होगा। आइए, कोई भी बॉडी तैरेगी, इसका मतलब है कि ये बॉडी मान लेते तैर रही है पानी में, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी दोनों एक ही वर्टिकल लाइन में होगा, जैसा कि यहाँ पर कह रहा है। ये दो लॉ मुख्य रूप से आप जान सकते हैं। आइए दिखाते हैं इसको कैसे कि यहाँ पर किस तरह से हम शो कर सकते हैं। यानी कि ये लिख दिए, जो अपथ्रस्ट मोशन, जो फोर्स जो होता है, यानी फोर्स ऑफ बायंसी इस तरह से होता है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरह से होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमेशा जो कोई भी फ्लोटिंग बॉडी के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो ऊपर होगा। जी हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा, और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है वो नीचे होना चाहिए, तभी वो बॉडी क्या नाम है, तैर सकती है। ये आपके लिए जानने की बात है। यानी कि जो इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर जो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी दोनों स्ट्रेट लाइन पर है। जी हाँ, तो यही चीज़ कर रहे थे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है हमेशा ऊपर रहेगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे रहेगा। जब दोनों वर्टिकल होगा, लाइन में होगा, तो बॉडी तैरेगी। लेकिन जब सेंटर ऑफ बॉयंसी जो है अगर ऊपर हो जाए, हाँ, यहाँ के बजाय यहाँ हो जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ हो जाए सेंटर ऑफ बॉयंसी, तो ऐसे केस में वो बॉडी डूब जाएगी। और एक चीज़ और भी है कि जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बॉयंसी जो दोनों जब दोनों कोइंसाइड करेगा, तो ऐसी स्थिति में बॉडी पानी में डूबेगी या तैरेगी। ये आप बताएंगे इस संबंध में। जी हाँ, इस संबंध में आप बताएंगे कि बॉडी तैरेगी या डूबेगी। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग, और वो है कि डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो है वो ज़्यादा होने के कारण इसमें नॉर्मल वाटर से वहाँ पर तैरना आसान होता है। साथ ही ये है कि आइस जो है वाटर में जब फ्लोट करता है तो उसका 1/10 पार्ट जो है वो वाटर से बाहर रहता है। इसी तरह से जब आइस जो फ्लोटिंग कर रही है किसी वेसल में, पानी वाले वेसल में, और जब ये मेल्ट कर जाएगा तो पानी के लेवल में कोई चेंजिंग नहीं होगा। साथ ही प्योरिटी ऑफ मिल्क को जो हम मेज़र कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमीटर से करते हैं। ये 2-3 बातें जो आपके साथ हम शेयर करना चाह रहे थे, तो हमने कर दिया। हमारे ख्याल से आपको ये समझ में आ गई होगी बात। चलिए, तो नेक्स्ट बातें
हम शेयर करते हैं आपके साथ और फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। रबर बैलून फील्ड विद हाइड्रोजन गैस इज लेफ्ट फ्री इन एयर देन द बैलून, यानी जब किसी बैलून में, रबर बैलून में हाइड्रोजन गैस भर दिया था, उसको हवा में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा बैलून पर असर। पहला होगा कि क्या ये स्केप्स इनटू द स्पेस, स्पेस में चला जाएगा, एक्सटेंड्स अप टू सर्टेन हाइट इन द एयर एंड फ्लोट्स, सर्टेन हाइट तक जाएगा और वहाँ पर तैरेगा, या एक्सटेंड्स एसेंड्स अप टू सर्टेन हाइट एंड देन डिसेंड्स बैक टू द ग्राउंड, यानी कि सर्टेन हाइट तक ये असेंड करेगा और फिर वो ग्राउंड में आ जाएगा, और उसके बाद जो है वो है एसेंड्स अप टू सर्टेन हाइट एंड एक्सप्लोड, सर्टेन हाइट पर चला जाएगा और वहाँ पर एक्सप्लोड कर जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन आपके लिए हैं। आपके लिए टाइम अब शुरू होता है। जी हाँ, तो आंसर यहाँ पर जो होगा कि ये सर्टेन हाइट तक जाएगा और वहाँ जाकर के फ्लोट करेगा। ऐसा क्यों होता है, जब तक अपथ्रस्ट जो फोर्स है वो ज़्यादा रहेगा तो वो ऊपर उड़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही अपथ्रस्ट फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी सेम हो जाएगा तो वहाँ पर वो फ्लोट करने लगेगा। यही केस बैलून में भी होता है। जी हाँ, यही केस बैलून में भी होता है जो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन altitude, so balloon eventually goes up in the air and weight of the air displaced decrease। ठीक है, यहाँ पे जो ये है, द बैलून कीप्स राइजिंग until the upthrust surpasses its own weight and stop riding once the upthrust is equivalent to the weight, जैसा कि हमने आपको बताया, यही चीज़ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, यानी फ्लोटिंग बॉडी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके स्टेटमेंट को देख लेंगे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी अपथ्रस्ट और अ बॉयड फोर्स, यानी कि फ्लोटिंग बॉडी का वेट, अपथ्रस्ट या बॉयड फोर्स और एपरेंट लॉस ऑफ वेट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के वेट में जो एपरेंट लॉस होता है वो सभी फ्लूइड में इक्वल होगा। एक दूसरा है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ फ्लूइड इज 0। नेट फोर्स जो बॉडी फ्लोटिंग कर रहा है उसका जो नेट फोर्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ फ्लूइड इज 0। नेक्स्ट है द अपेरेंट वेट एंड अपेरेंट डेंसिटी ऑफ अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ फ्लूइड इज 0, यानी कि बॉडी का अपेरेंट वेट और अपेरेंट डेंसिटी जो होगा फ्लूइड में वो 0 होगा, और ऑल आर करेक्ट। ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। शुरू होता है। जी हाँ, यहाँ पर जो आंसर है वो है ऑल आर करेक्ट, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो सही है। केरोसिन लैम्प ग्लोस कंटिन्यूअसली until the kerosene is exhausted. This is due to the phenomenon of capillarity, anomalous expansion, only 1 and 2, none of the above। आपके लिए समय शुरू होता है। जी हाँ, तो आंसर है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी के कारण ऐसा होता है, यानी कि आप कि जब भी देखेंगे कि फिनोमिनन ऑफ द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड होगा इन कैपिलरी ट्यूब, व्हेन इट इज़ डिप्ड इन अ लिक्विड इज़ नोन एज कैपिलरिटी। इसी को हम कैपिलरिटी कहते हैं। यानी कि किसी भी लिक्विड में चाहे वो जब उसमें कोई कैपिलरी ट्यूब को डुबोते हैं तो उसमें या तो राइज होगा या फॉल होगा उस ट्यूब में। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, कैपिलरिटी कहते हैं। और कैपिलरिटी जो होता है वो क्यों होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एंड द कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस मतलब जब सिमिलर, यानी कि एक ही सब्सटेंस के एटम्स आपस में जब उसको सरफेस टेंशन के कारण वो जुड़े हुए रहते हैं तो उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जब दो सब्सटेंस आपस में जुड़े हुए रहेंगे तो उसको एडेसिव फोर्सेस कहते हैं, जैसा कि हम जान रहे हैं। तो ये ज़्यादा कुछ इसमें हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। जी हाँ, आप सिर्फ इतना सा जैसे, यानी कि जैसे आपको हम कि यहाँ पे, जी हाँ, जैसे कि देख लीजिए ये इसमें पानी है। जी हाँ, और ये ट्यूब है, इसमें मरकरी है। जी हाँ, मरकरी है। तो मरकरी का जो केस होगा तो ये इस तरह से होगा।
यहाँ पर जो कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है पानी में और एडहेसिव फोर्स पानी और शीशा के बीच में कम होता है। लेकिन जैसे ही मरकरी की बात करेंगे तो वहाँ पर मरकरी में जो है वो एडहेसिव फोर्सेस मरकरी और ग्लास के बीच में ज़्यादा होता है, जबकि मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कम होता है। इसलिए यहाँ पर इस तरह से दिखाई पड़ता है, उभरा हुआ होगा मरकरी के केस में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करते हुए। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड एट अ पॉइंट इनसाइड बीकर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कॉलम, जी हाँ, और बोथ 1 and 2 नन ऑफ द अबव। यहाँ आपके लिए शुरू होता है। जी हाँ, यहाँ जो आंसर होगा ये कि बोथ 1 and 2 होगा, यानी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कॉलम। हम के जानते हैं कि ये मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है, और वॉल्यूम किसी भी वेसल का जो वॉल्यूम होगा, चूँकि वो सिलिंड्रिकल होता है आमतौर पर, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे, एरिया इंटू हाइट हो जाता है। और फिर इस तरह से जब हम वेट बराबर हम क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और फिर प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया होता है। जब हम प्रेशर की हम गणना करेंगे तो फोर्स बाय एरिया, फोर्स तो यहाँ पर वेट ही हो गया, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हाइट मिलेगा और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मिलेगा। यानी कि ये होगी डेंसिटी, क्या नाम है, प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा, प्रेशर इक्वल टू, जी हाँ, ये प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा yeah, this is the density, yeah, density, और this is height। हाइट ऑफ द लिक्विड इन दैट कॉलम, इनका मतलब यही है, यही फार्मूला होता है, इस फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी मतलब कोई गैस का जो दिए गए द्रव्यमान का जो होता है उसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का। तो ये कौन सा लॉ है, दैट इज़ बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, जी हाँ, ओनली 1 and 2 एंड नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पर जो आंसर होगा आपके लिए, जी हाँ, वो आप बताएं। आंसर इज दिस इज द बॉयस लॉ। जी हाँ, हम जानते हैं बॉयस लॉ इक्वल टू होता है, मतलब V वेरीज एज 1/P। V इज द वॉल्यूम, P इज द प्रेशर। जी हाँ, V वेरीज एज 1/P, यानी कि जब प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, दिस इज द केस। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑल साइड ऑफ द यूटेंसिल, ओनली बॉटम ऑफ द यूटेंसिल, जी हाँ, ओनली साइड ऑफ द यूटेंसिल, नन ऑफ द अबव। आपके लिए शुरू होता है, जी हाँ, आंसर इज हियर, जी हाँ, साइड, ऑल साइड ऑफ द यूटेंसिल। जी हाँ, ये जब हम बात करते हैं कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इंक्रीजेज विथ डेप्थ, कहने का मतलब है कि जैसे ये लिक्विड में पानी है रखा हुआ मान लेते हैं, तो ये पानी जो है यहाँ पर जितना नीचे जाएंगे, डेप्थ जितना बढ़ेगा, यानी प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। ऊपर में प्रेशर कम होगा, नीचे आते जाएंगे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, सबसे नीचे वाले हिस्से में ज़्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। और एक ही हाइट पर चारों तरफ में जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा, यानी समान हाइट में, हाइट ऑफ द कॉलम प्रेशर इज ऑल्सो सेम, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं और देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन पास्कल्स लॉ, बॉयस लॉ, जी हाँ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, नन ऑफ द अबव। जी हाँ, आपके लिए शुरू होता है। जी, तो आंसर इज हियर पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक ब्रेक की यूज़ करता है। जी हाँ, इसमें पास्कल्स लॉ क्या करता है कि अगर इफ़ सम प्रेशर इज़ अप्लाइड, अगर कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, देन द सेम प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ऑल पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यानी किसी एक प्लेस पर जब हम कोई प्रेशर को अप्लाई करते हैं किसी एक पॉइंट पर जो कि इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो ऐसी स्थिति में वो चारों तरफ वो प्रेशर वो ट्रांसमिट हो जाता है चारों तरफ वाल में।
तो ये है आपका पास्कल्स लॉ। जी हाँ, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और वो देखते हैं क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज़ अबाउट 10 क्यूब nm स्क्वायर -2 10 to the power 5 nm -2 या 10 to the power 5 nm, नन ऑफ द अबव। आपके लिए टाइम शुरू होता है। द आंसर इज 10 to the power 5 nm -2, यानी अप्रॉक्सीमेटली होता है। जी हाँ, 10 to the power -5। जी हाँ, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और वो ये कि द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ इन एयर एट वेस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द वर्टिकल कॉलम ऑफ द एयर। जी हाँ, यानी कि वर्टिकल जितना वेट होगा प्रेशर भी उतना ही होगा। ठीक है। ऑन अ यूनिट एरिया सरफेस राउंडिंग द पॉइंट द कॉलम एक्सटेंडिंग टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। जी हाँ, तो ये हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट पास्कल, न्यूटन। जी हाँ, न्यूटन मीटर एंड नन ऑफ द अबव। जी हाँ, आपके लिए शुरू होता है। ये तो आंसर इज न्यूटन। जी हाँ, थ्रस्ट का मतलब हो गया यानी कि फोर्स। थ्रस्ट का मतलब फोर्स, और फोर्स का जो हम जानते हैं यूनिट क्या होता है, वो होता है न्यूटन होता है। तो ये आपके साथ चूँकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। जी हाँ, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एसआई यूनिट इज ऑफ थ्रस्ट इज न्यूटन। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये चीज़ हम थ्रस्ट का पहले हम जान लें डेफिनेशन, यानी कि जब किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग करता है सरफेस पर तो वो इसको थ्रस्ट करते हैं। जैसे आप बालू में जाओगे तो आपका पैर का निशान हो जाएगा, दैट इज़ ड्यू टू द थ्रस्ट। या ड्यू टू द। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।